नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में आज बात करेंगे हम ईरान अमेरिका युद्ध के डील की बात सामने आ रही है, लेकिन भरोसा यूं नहीं हो रहा कि जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि ट्रंप ने भी इस बात पर, ट्रंप की ओर से भी कहा गया है कि हाँ युद्ध पर समझौता हो गया है। 19 को जेनेवा में इस बात को लेकर के चर्चा होगी। 47 साल बाद ईरान और अमेरिका एक साथ टेबल पर बैठेंगे। ईरान ने भी इस बात की पुष्टि की, लेकिन नेतन्याहू इसमें अभी भी एक अड़ंगा है। जैसे हमारे पैनलिस्ट भी शुरू से कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान में डील हो सकती है, क्योंकि बुरे फंसे हुए हैं। ट्रंप भी कभी भी वो रेस्पेक्टेबल या हॉनरेबल एग्जिट की तलाश में है, क्योंकि उन्हें भी काफी वहां से विवादों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नेतन्याहू वो देख रहे हैं कि अगर ये समझौता होता है तो ईरान के साथ में, तो इजराइल के हक में नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी तरह ईरान से ज्यादा खतरा उन्हें लगता है हिजबुल्लाह का, हूती का। तो उसको लेकर के दक्षिण लेबनान में अभी भी उनके अटैक्स जारी हैं। बीच बीच में हालांकि अभी कहा गया है ट्रंप की ओर से कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, और होर्मुज स्ट्रेट जिससे दुनिया प्रभावित है उसे बिना किसी कंडीशन के खोला जाएगा।
खैर क्या कुछ मजमून रहेगा ये तो जब डोमेन में आएगा, फिलहाल तो एक वर्बली बातें हो रही हैं, लेकिन पहले के और अब की बात में थोड़ा सा अंतर है कि दोनों ओर से पुष्टि की गई है। तो चलिए, हमारे पैनलिस्ट जो 28 फरवरी जिस दिन युद्ध का पहला दिन था तब से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एस कठेवा साहब हैं, एयर कॉमोडोर चंद्रमौली सर हमारे साथ में हैं, और डॉक्टर कपिलानंद जी हमारे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। अब मैं जनरल साहब आपके पास में आना चाहूंगा, अभी इस बात पे भरोसा कुछ कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही सुबह पता चला कि ऐसा होने वाला है तो शेयर मार्केट भारत का और उछाले खा रहा था, तो ये कायम रहेगा कि अभी भी कहीं संशय है कि कहना बहुत मुश्किल होगा? नहीं योगेंद्र जी, अभी कम से कम डील के नाम पे दोनों देशों में सहमति हुई है। नहीं तो ईरान ने कभी नहीं बोला कि हम डील साइन करने वाले। तो आज पहली बार है कि उन्होंने भी बोला है कि हाँ इसकी में वार्ता चल रही है। और पहले तो ट्रंप साहब ने बोला था कि अपने बर्थडे के ऊपर आज करना चाह रहे थे, वो आज या कल था उनका बर्थडे, तो उसके ऊपर वो डील साइन करना चाह रहे थे। उसके लिए ईरान ने मना कर दिया। और कल ईरान में एक प्रोटेस्ट भी हुआ था, पता नहीं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट था, दिखाने के लिए कि ये अमेरिका के दबाव में मत आइए, कि जो उनके चीफ नेगोशिएटर थे उनके खिलाफ कि तुम उनके दबाव में आकर कोई नेगोशिएशन मत करना। आज जब ये दो तीन चीजें हैं इसमें योगेंद्र जी। एक तो ये है कि 60 डेज का टाइम है इसके बाद में टू डेलिब्रेट ओवर दी जो उनका मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम और यूरेनियम एनरिचमेंट का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में फर्दर डिस्कशन करने के लिए 60 डेज का टाइम लिया है। इससे पहले जो 3 प्री कंडीशन थी ईरान की जो शायद अमेरिका ने मान ली है। एक तो है कि वो जो ईरान के पोर्ट्स को ब्लॉक करके रखा हुआ था, जहां से ना कोई ऑयल जा रहा था ना कोई और पेट्रोकेमिकल की कुछ भी चीज नहीं जा रही थी, उसको उन्होंने बोला इसको हटाओ। और दूसरा वहां जो नेवी की प्रेजेंस है हॉर्मुज स्ट्रेट के उसको भी वहां से दूर करो, और कोई किसी तरह का अमेरिकन फोर्सेस अभी हमला नहीं करेंगे। ये 3 बातें थी अमेरिका ईरान की ये डील के प्री डील कंडीशंस थी। और कुछ एक वो भी थी कि जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं उसमें से कुछ हिस्सा वो उसको रिलीज करेंगे। ये चीजें मान ली गई हैं, तभी 19 तारीख को भी बोल रहे हैं कि ये डील साइन हो आज। परंतु जैसा कि अगर डील को इसको कोई बोलते हैं कि कौन खराब कर सकता है तो सिर्फ इजराइल है। इजराइल ने ही अमेरिका को इस तरह की मिस गाइड करके ये अटैक कराया कि वहां पे ईरान के अंदर कोई अभी शक्ति नहीं है। ईरान की जो रेजीम है उसके जो टॉप हायरार्की थी उसे मार गिराया है, सब खत्म कर दिया है, और अभी आराम से रेजीम चेंज हो सकता है विद इन ए स्पैन ऑफ 3 to 5 डेज। इस तरह की एक पिक्चर पेंट की थी उन्होंने उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी और यूएस के ने। तो उस पर भी काफी उनकी उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आया है। और क्योंकि अमेरिकन जो डिफेंस फोर्सेस की जो सीनियर हायरार्की थी, जो उनके चीफ सीडीएस वगैरह थे, उनको आपने देखा होगा कि लड़ाई के दौरान ही कम से कम 5 से 6 लोगों को हटा दिया गया था। इसका मतलब जो आर्म फोर्सेस थे वो बार बार बोल रहे थे सरकार को, ट्रंप को, कि आप इसके अंदर अपने आप के फोर्सेस को फिजिकली मत झोंकिए, मत इस लड़ाई के अंदर हिस्सा बनिए। इससे पहले क्या करते थे कि जो भी लड़ाई करते थे इजराइल के थ्रू करते थे, इजराइल को आर्मामेंट देंगे, इजराइल को मदद करेंगे, परंतु फिजिकली अमेरिकन ट्रूप्स ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते थे, खास करके वेस्ट एशिया में। और इस लड़ाई के कारण एक तो अमेरिका की प्रेस्टीज और साख गिर गई है कि जो वहाँ अरब कंट्रीज हैं, छोटे छोटे देश हैं, चाहे कुवैत है, यूएई है, बहरीन है, जॉर्डन है, इनको ऐसे लगता था कि यहाँ अमेरिकन बेसेस है तो तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो पूरी तरह से फ्री थे, अपने बिजनेस में लगे हुए थे, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे थे, और डिफेंस और डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर कोई तरह ध्यान नहीं दे रहे थे। वो भी एक मिसनोमर था उनका, वो ईरान ने उसे भी थोड़ा सा दूर करके दिखाया। और ईरान जब पहली बार ट्रंप ने जब अटैक के समय, लड़ाई के समय आपने देखा होगा कि ईरान ने 2 बड़े मास्टर स्ट्रोक खेले। एक तो हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर जो उसको मूवमेंट को रोक दिया, ये ब्लॉक कर दिया, ये एक मास्टर चाल थी उनकी। ये उनको अमेरिका ने सोचा नहीं था कि इसको रोकने से लड़ाई सबसे ज्यादा अगर दुनिया में इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा तो इस यहाँ पे जो शिप्स का मूवमेंट है इसको रोक दो। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ा। नहीं तो ईरान और यूएस की लड़ाई के अंदर अगर ये ऑयल
फ्री फ्लो होता रहता तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये था कि ईरान उन्होंने सोचा नहीं था कि ये जो तुम्हारी बेसिस है इनके बहाने वो जो जितनी अरब कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी स्ट्राइक करेंगे। ये भी ट्रंप को नहीं सोचा था कि ये ईरान उन पे भी हमला करेगा। उसने सोचा था या तो इस पे इजराइल पे हमला करेगा या फिर यूएस फोर्सेस पे हमला करेगा। पर ये ईरान की दो मास्टर स्ट्रोक थे और उससे उनकी लड़ाई में उनका पलड़ा काफी भारी हो गया। उनकी सारी डिफेंस फोर्सेस काफी इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़फोड़ हुई, आर्मामेंट और उनकी एयर डिफेंस को भी काफी बर्बाद किया। पर उसके बावजूद भी क्योंकि ये दो चीजें उन्होंने की उससे उनका लड़ाई में काफी उनका फर्क आ गया और उनपे उनका पलड़ा भारी हो गया। यानी कि दोनों ही तरफ से काफी परेशान थे और एक ऐसे अभी अवसर का इंतजार था। ये समझौता पहले भी हो सकता था लेकिन कई हर्डल्स बीच में रही। पहले यूरेनियम का काफी दिन तक ये राज चलता रहा, जबकि ईरान ने साफ कह दिया था कि ईरान खत्म होगा तभी ईरान ये यूरेनियम मिलेगा, बाकी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एक मनी की तरह मान सकते हैं उसका, बिल्कुल वो उसको देना नहीं चाह रहे थे। मैं सर वापस आपके पास में आ रहा हूं। मैं चंद्रमौली सर का रुख करना चाहूंगा। सर आपके पास में आना चाहूंगा, क्या लगता है सर अभी इस समझौते का जो आसार बन रहा है या यूं कहूं कि जो आधार बन रहा है, इस पे यकीन कर सकते हैं आप? जी जय हिंद। आपने अभी सुना जनरल साहब को और आप भी न्यूज देख रहे हो, हम भी वही न्यूज देख रहे हैं। और न्यूज में मैंने पिछली बार बताया था आपको कि ये फॉग ऑफ वॉर है जिसके अंदर लड़ाई की टैक्टिक्स में भी फॉग होता है और न्यूज में भी फॉग होता है। कौन क्या बोल रहा है पता नहीं पड़ रहा है। अब देखो ट्रंप ने जब कहा है कि मैं इसको साइन करने वालों में एग्री हो गया हूं, ईरान जैसा आप बता रहे थे, ईरान कह रहा है कि हाँ हम साइन करने वाले हैं और 19 तारीख को ब्लॉकेट हट जाएगा। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नेतन्याहू, जो हमने पहले भी कहा था, लड़ाई हुई है ईरान और इजराइल की, यूएस बीच में झुका गया है और सारे अरब देश मिलकर के हो गए परेशान क्योंकि अटैक ईरान ने अच्छी तरह उनके ऊपर भी किया हुआ है और परेशान हुई पूरी दुनिया बिकॉज ऑफ ऑयल सप्लाई एंड जो उनके वहां से फर्टिलाइजर वगैरह आता था। ओके, सो नाउ सबको गुड न्यूज तो मिल रही है कि ये डील साइन होने वाली है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके हिंड्रेंसेस अब नहीं आएंगे बिकॉज ट्रंप इज ऑलरेडी अनाउंस्ड कि ये साइन हो गई है एंड हम लोग ऐसा करेंगे, जिनेवा के अंदर ये होगा, 19 तारीख को ऐसा होगा, ब्लॉकेट हट जाएगा, दुनिया ने खुशियां मना ली है, शेयर बाजार उछल गए हैं। तो ये सब मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल है और इसको कोई चेंज कर सकता नहीं है बिकॉज ये हो गया। हमने पिछली बार भी कहा था कि डील साइन हो जाएगी बिकॉज प्रेशर बहुत है और अमेरिका को इसके वहां से एग्जिट करने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो ट्रम्प भी सोच रहे हैं कि चलो मैं निकल जाऊंगा, खुशी खुशी डील साइन हो गई है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसमें मुद्दा इजराइल का क्यों है, थोड़ा बहुत यूएस का भी हो गया, इज द न्यूक्लियर। अब वो उस न्यूक्लियर को पार्ट करने को तैयार नहीं ईरान, उसके लिए 60 दिन दे रखे हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। तू पहले सिर्फ इतना एग्री कर कि हॉर्मुज खोलो और हम अपना ब्लॉकेट उठाएंगे, तू तेरा ब्लॉकेट उठा, ताकि दुनिया परेशानी से खत्म हो जाए। ये अभी होने वाला है, ये हो जाएगा और 60 दिन के अंदर न्यूक्लियर का जब होगा उसमें थोड़ी गड़बड़ अड़चन हो सकती है। जब हम चर्चा कर रहे हैं सर, उसी दरमियान जेडी वेंस का एक बयान आया है जो उपराष्ट्रपति भी हैं अमेरिका के। उन्होंने कहा है कि समझौता ऑलमोस्ट फाइनल है और इससे अब दुनिया के सामने जो तेल की समस्या आ रही है उससे सामान्य हो पाएगी। यानी कि जब बार बार ये सब चीजें सामने आ रही है, अदरवाइज तो 24 घंटे में ट्रंप साहब का कुछ न कुछ जो उनका सोशल मीडिया है ट्रूथ, उस पे कुछ ना कुछ वो डाल देते हैं कि हाँ ये होने वाला है। तो चलो सभी लोगों को एक भरोसा लग रहा है कि अब ये हो सकता है। जी चंद्रमौली साहब, मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूँ, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ नहीं, मैं समझ गया इस बात को जैसा आपने बताया हुआ है। तो ये 60 दिन जब हुआ है ये तो चल जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर के ऊपर जब बात उठेगी तो ईरान इसको एग्री नहीं करेगा, वहां पे बात अटकेगी। कम से कम 60 दिन के अंदर अपना ये तो यहाँ एक सवाल उठता है सर, एक सवाल उठता है, तो क्या लगता है आपको कि अमेरिका इस पर अधर्मिता करेगा? नहीं करेगा, अमेरिका तो भाग लेगा वहां से, लेकिन इजराइल को तोड़ने की कोशिश करेगा। बिल्कुल लड़ाई इजराइल और ईरान की है, वो नहीं चाहता कि इस एरिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन आए। उसके अलावा और पाकिस्तान है, पाकिस्तान उसको कुछ करेगा, लेकिन व्हाटएवर इट इज ये दिक्कत आएगी बिटवीन इजराइल एंड ईरान, ये हमने पहले भी कहा था। और यूएस अपना ये मौका लगा के निकल के भाग लेगा वहां से अभी। जी तो चलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर साहब कपिलानंद जी। अगर इस
चले 19 को समझौता भी होता है, क्योंकि जिस तरह से आप सब लोगों को भरोसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ अब हो जाएगा, लेकिन अगर इजराइल ये यूरेनियम को लेकर के अभी भी अड़ा रहता है और अमेरिका इससे एग्जिट कर जाता है, तो क्या लगता है आपको कि उनकी आपसी लड़ाई चलती रहेगी? लेकिन वो सिचुएशन बन सकती है जिसका सामना दुनिया को करना पड़ रहा है, तो दुनिया में अस्थिरता है, या फिर इजराइल के भी समझ में आ जाएगी कि अब ज्यादा देर तक ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट्स भी कुछ होते हैं। यही नहीं है, एशिया में और भी कंट्री हैं, भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये भी सब नेबर कंट्रीज हैं और उनके पास में भी परमाणु हथियार हैं। तो उस सिचुएशन में इजराइल की ओर इसी एजेंडे को लेकर के वापस से एग्रेसिव रह सकता है, या समझौते के नजदीक वो भी पहुंचना चाहेगा? कोई ऐसा रास्ता निकाला होगा, अमेरिका ने उसे भरोसा दिया होगा? मैं पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार करना चाहता हूं सर, और मैं आपके चैनल पर अक्सर कहता हूं सर एक बात, और वो दोबारा आज कह रहा हूं सर, कि हर देश कोई भी काम यदि करता है वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए करता है। आप देख लीजिए कि जो अमेरिका ने किया या जो इजराइल इस वक्त कर रहा है, मैं कुछ ब्रीफ आपके सामने रखना चाहता हूं सर कि क्या कारण है कि जो इजराइल है वो इस समझौते से पीछे हटता है, वो इसका विरोध करता है। उसमें मैं आपके सामने आपके चैनल पर 3-4 बड़े पॉइंट रखना चाहता हूं। सबसे पहला जो मुझे पॉइंट लगता है सर, जो मैं आपके चैनल पर मेरे पर्सनल जो विचार है वही रखता हूं, और जो मैं समझता हूं वही बात मैं यहाँ रखता हूं। मैं किसी की कोई पढ़ी पढ़ाई बात पे आपके सामने नहीं रखता हूं। पहली बात सर, सुरक्षा चिंता की बात है सर, क्योंकि इजराइल को ऐसा लगता है कि अमेरिका यदि समझौता कर लेगा, और मान लीजिए कि क्योंकि अमेरिका भी बहुत लंबे समय तक जो है अक्सर समझौते करता रहा है वो ईरान के साथ में, और मान लीजिए कि अगर वो समझौता ऐसा हुआ जिससे कि उसके पूरे परमाणु हथियार समाप्त नहीं हुए, और भविष्य के अंदर यदि वो परमाणु हथियार बनाने में सफल हो गया, तो डायरेक्ट खतरा इजराइल के लिए होगा। पहली बात यह है। दूसरी बात मैं रखना चाहता हूं सर, क्षेत्रीय प्रभाव। आप ये देखिए कि यदि ये डील हो जाती है, इजराइल के नजरिए से मैं आपको बता रहा हूं, यदि ये डील हो जाती है तो क्या होगा कि इजराइल को ऐसा लगता है कि जो अमेरिका है वो कुछ आर्थिक प्रतिबंध भी कम करेगा ईरान के ऊपर, और ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का, जो वेस्ट का, जो पूरा पश्चिम एशिया का जो हिस्सा है, इसमें अगर ईरान पर प्रतिबंध कम हो गए, आर्थिक प्रतिबंध कम हो गए, तो एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी आगे बढ़ेगा। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं सर, कि ये जो समझौता है, इस समझौते को लेकर अमेरिका का अलग नजरिया है और इजराइल का अलग नजरिया है। तो ये दोनों जो नजरिया है, ये हमारे पूर्व जो वक्ता है इन्होंने आपके चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से रखी है। चौथी बात मैं सर आपके सामने रखना चाहता हूं, रणनीतिक दृष्टिकोणों में भी अंतर है। अमेरिका का यह मानना है कि जैसा अभी सर ने अभी कहा मेरे से पूर्व, उन्होंने कहा कि अमेरिका यहां से क्विट करना चाहता है। आप सर देखिए कि अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है कि वो किसी भी मिडिल ईस्ट के अंदर किसी भी बड़े युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता। दूसरी बात मैं यहां पर रखना चाहता हूं कि ये जो पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त ऊर्जा बाजार की अस्थिरता है, उस अस्थिरता को खत्म करना अमेरिका चाहता है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो शांति चाहता है। अब अगर इजराइल के नजरिए से देखें तो सर इजराइल क्या चाहता है? इजराइल यह चाहता है कि वो ये नहीं चाहता कि ये समझौता नहीं हो, वो चाहता है समझौता हो जाए, लेकिन वो चाहता है कि जो परमाणु हथियार जो ईरान बना रहा है वो उसके ऊपर सख्त प्रतिबंध लगे, ताकि भविष्य के अंदर, क्योंकि अमेरिका चला जाएगा, अमेरिका का तो चैलेंज ईरान करेगा नहीं, और सीधा सीधा जो चैलेंज है वो इजराइल होगा। तो लेकिन कपिल सर, ये तो एक एग्रीमेंट की बात ही आएगी कि एक इतने टाइम तक इस यूरेनियम का हथियारों के रूप में काम नहीं लेगा। आप एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम ले सकते हैं, लेकिन वो एक एग्रीमेंट है, वो इजराइल उस पर कितना एग्री करेगा ये बड़ी बात होगी। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अभी जो आने वाले समय में जो एग्रीमेंट आने वाला है उसके अंदर क्या विषय वस्तु होती है उसके आधार पर तय होगा। लेकिन मेरे को जो लगता है कि इजराइल के मन के अंदर अभी भी डाउट है, और वो ये प्रभाव अमेरिका पर बनाना चाह रहा है कि ये एग्रीमेंट होने वाला है, इस एग्रीमेंट के अंदर जो परमाणु हथियारों से लेकर संबंधित यूरेनियम को लेकर जो भी रूल रेगुलेशंस बनने वाले हैं वो कठोर बनने चाहिए, ताकि इजराइल भविष्य के अंदर जो है
वो एक सक्षम तरीके से परमाणु हथियार वाला देश ना बन जाए। जी सर। बिल्कुल, वो तो उसकी वाजिब चिंता है। हर पड़ोसी मुल्क को ये होता है, जिससे भी उनकी अदावत होती है उसको ये रहता है कि उसके पास परमाणु वेपन नहीं बनने चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास में है, सामने वाला ये सोचे कि मेरे पास तो चलेगा लेकिन उसके पास नहीं होगा, तो ऐसा कौन करेगा? सबके हिडन एजेंडे होते हैं। अगर बन भी जाता है किसी के पास में, तो देखिए पहले पब्लिक डोमेन में लेकर के आते थे, उससे दो चीजें होती है। एक तो दहशत सामने वाले को भी इस बात का कि हाँ परमाणु संपन्न राष्ट्र है ये, और दूसरा एक भय इस बात का होता था कि अगर मैं कुछ हरकत करूंगा तो सामने वाले के पास में भी वैसे, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन मैं चलिए इस पर जवाब चाहूंगा जनरल साहब से। सर, अब आपको लगता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज ये खासकर वेपन्स को लेकर के हिडन एजेंडे में भी करते हो और किसी को पता भी ना चले? देखिए योगेंद्र जी, जैसे अभी डॉक्टर कपिल ने बताया, मैं इससे बताना चाहूंगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो एनर्जी सिक्योरिटी है वर्ल्ड की, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वहां जितना आज के दिन जितना ऑयल गल्फ कंट्री से ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, और वो चाहता है कि वो डॉलर की करेंसी का ट्रेड चालू रहे, और वो तभी होगा जब यहाँ शांति बहाल हो जाए और पूरा का पूरा ऑयल का जो ट्रेड है वो फिर से फ्लो होने लग जाए। नहीं तो अभी आपने पीछे देखा था कि हम रशियन करेंसी से खरीदने लगे, चाइना अपनी करेंसी से खरीदने लग जाएगा, तो जो डॉलर की इतनी कीमत क्यों है? उसके अलावा सर, जो आधारभूत ढांचा है उसका, जो खाड़ी देश है वो भी एक तरह से बेचैन थे कि अमेरिका से पीछा छुड़वाइए। कोई अर्थ नहीं है अभी इस सिचुएशन में, क्योंकि ईरान उनको भी टारगेट कर रहा था बेसेज को। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, परंतु अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसकी डोमिनेंस अरब कंट्रीज में कम हो, वो अपनी बेसिस फिर भी रखेगा। सबसे बड़ी उनकी चिंता थी कि अभी अगर ये ट्रेड, अगर लंबा लड़ाई छिड़ी तो यहाँ से ऑयल बंद हो जाएगा, तो सारी दुनिया ऑयल कहीं और से लेने लग जाएगी, तो फिर उसका जो पेट्रो डॉलर का जो सिस्टम था वो खत्म हो जाएगा। आज डॉलर की कीमत सबसे ज्यादा, सबसे मजबूत करेंसी क्यों है? इसलिए है कि पूरी दुनिया का जो ट्रेड होता है खास करके ऑयल का, वो सारा का सारा डॉलर में होता है। तो ये वो लंबी लड़ाई छिड़ेगी तो ये एक सिस्टम था जो फेल हो सकता था। दूसरा, इजराइल की, उसका तो अस्तित्व ही वहां अगर रहना चाहता है, उनकी तो लड़ाई सर्वाइवल की है। अगर ईरान के पास जो जितने और अरब कंट्रीज हैं, चाहे उनके रिलेशन इजराइल के साथ लड़ाई तो नहीं हो रही है, परंतु कोई भी मुस्लिम कंट्री ये नहीं चाहता कि इजराइल वहां रहे, और इजराइल कभी नहीं चाहेगा, और अमेरिका भी कभी नहीं चाहेगा, यूरोप भी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर हथियार आ गए तो फिर वहां के वो तो बहुत बड़ा देश बन के आ जाएगा, और ये छोटे छोटे देश हैं जो अरब, उन पे आधिपत्य या फिर वर्चस्व अपना कायम कर सकते हैं। ईरान ने ये बोला है, हाँ ना, ईरान ने ये बोला, एनपीटी पे भी साइन किए उन्होंने, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, नॉन न्यूक्लियर, वो भी उस पे भी साइन किए। वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ पीसफुल रिक्वायरमेंट के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत होती है, और हमारे भी कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हिंदुस्तान में भी है, सारी दुनिया में। तो पर उसके मतलब उसको आगे रखे कि उसके लिए हम उसको कर रहे हैं, तो वो एटम बम बनाने की कोशिश या न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो ना अमेरिका होने देगा ना इजराइल होने देगा। और एक चीज और, इजराइल लटका पड़ा है, एक चीज मैं 10 सेकंड और लूंगा। वो उसने, इजराइल ने बोला है कि मैं सदर्न लेबनान जहां वो ट्रूप चलेंगे, जहां ऑक्यूपाई कर ले, उसको खाली नहीं करूंगा, और गाजा को भी खाली नहीं करूंगा। तो फिर तो ये पैलेस्टीन का प्रॉब्लम और ये जो हिजबुल्लाह का प्रॉब्लम, ये तो ऐसे चलता रहेगा। बिल्कुल। तो वो भी तो ये एक तरह से ये फिलहाल तो ये एग्रीमेंट जो होगा सर, मैं जो बात समझ पा रहा हूं, वो केवल और केवल अमेरिका अपना एक सम्मानजनक एग्जिट है, उसका रास्ता तलाश रहा है। अगर बाद में भी ये सारी चीजें रहती हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में अमेरिका का कोई वास्ता नहीं रहेगा, न ज्यादा इसका टेंशन लेगा। ईरान को ये कह सकता है कि भाई खाड़ी देशों में हमारे बेसेज हैं, आप उनको टारगेट मत करिए, और हम आपका, हमारे साथ में कुछ नहीं है। मैं चलिए इस पर जवाब चंद्रमौली सर का लूंगा। सर जैसे कह रहे हैं सर जनरल साहब कि ये कुछ सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि जैसे इजराइल लड़ा हुआ है कि मैंने जो दक्षिण लेबनान में अभी हिजबुल्लाह के ठिकानों पे कब्जा किया उसको खाली नहीं करूंगा, गाजा पट्टी को खाली नहीं करूंगा, तो समस्या तो यथास्थिति में रहेगी। तो क्या बस सिर्फ ये मान सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है अभी समझौते का, केवल अमेरिका के ईरान के इस झगड़े से बाहर निकलने का है बस? जी हाँ, देखिए
आपको शुरू से अभी तक कह रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं उसको कि ईरान तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल, और अमेरिका लड़ रहा है पेट्रो डॉलर के लिए, पेट्रोलियम के लिए। उसने चाइना को, देखो लॉन्ग रन, देखो अमेरिका का आप पढ़ते हो, हम भी इसको सुनते हैं कि चाइना वेनेजुएला से पेट्रोलियम लेता था। मैक्सिमम पेट्रोलियम फ्रॉम वेनेजुएला यूज्ड टू गो टू चाइना। उसको चाइना को इनडायरेक्टली पछाड़ने के लिए उसने वेनेजुएला पर अटैक किया। वन ऑफ द रीजन, ईरान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था चाइना को, और चाइना और ईरान के बीच में करेंसी उनकी युआन हो गई थी, बिकॉज उनका अमेरिका को मारो गोली, हम उसको करेंगे। तो थ्रू ए पर्टिकुलर कंट्री जो वेल रजिस्टर्ड कंट्री नहीं है, उसके थ्रू समहाउ दे यूज्ड टू डू द डील। उसको पछाड़ने के लिए अमेरिका आ गया। तो अमेरिका चाहता है पैसा, और पैसा चाहता है थ्रू पेट्रोलियम। इसके लिए वो लड़ाई कर रहा है, चाहे कितना भी उसको युद्ध लड़ना पड़े। इजराइल इज टोटली डिफरेंट। इजराइल इज चाहता नहीं इसको वो खड़ा होने दे। इजराइल चाहता नहीं कि, एक्चुअली अरब देश में किसी को नहीं चाहता कि वो बड़ा हो जाए वहां पे। अभी टर्की से लड़ाई करेगा इजराइल, थोड़े दिन के अंदर टर्की से भी करेगा। तो आसपास के जितने भी देश हैं उनको कहेगा तुम चुप हो जाओ, मेरे लिए जगह कर दो ताकि तुम रॉकेट नहीं दाग सको, और बाकी वो चेक कर लेगा ताकि उनको इंपोर्ट नहीं कर सके सोफिस्टिकेटेड वेपन, और उसको तोड़ता रहेगा। जैसे हमास को उसे तोड़ा था, हिजबुल्लाह को वो तोड़ रहा है, अब इसको यमन में भी करेगा, और इसको टर्की को भी झेलेगा अभी थोड़े दिन के अंदर। मैं आपको फिर से ये कह रहा हूं कि इजराइल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसको इन पेट्रोलियम से कुछ मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ अमेरिका को पेट्रोलियम का। अमेरिका अभी सेफ एग्जिट कर जाएगा, और बाद में कहेगा यूरेनियम को निकाल के दे, और ये ईरान कहेगा मैं नहीं देता यूरेनियम, कुछ भी कर लो, और फिर से झगड़ा डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, और कुछ ना कुछ इसका नतीजा निकलेगा। लेकिन इतना मैं बता दूं आपको कि ये ट्रंप अभी क्विक एग्जिट करके भाग लेगा यहाँ से, ताकि अपना सेफ इज्जत बचा के निकल जाएगा यहाँ पे। और इजराइल अपनी लड़ाई जारी रखेगा तब तक न्यूक्लियर वहां से हटे नहीं। इजराइल अपनी जारी रखेगा। बस तो एक ये जो मुझे लग रहा है कि जो एक हॉर्मुज को वो खोल देगा ईरान, चलिए एक ये होगा, क्योंकि दुनिया से भी उनको काफी प्रेशर मिल रहा है कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो आपके साथ व्यापारी कर रहे हैं। एक उसको आउट कर सकता है। दूसरा, अमेरिका यहाँ से बाहर निकल सकता है। लेकिन अभी भी जब चर्चा कर रहे हैं, जब तक भी इजराइल का रुख जो है वो अभी तक काफी इस बात को स्टैंड कर रहा है कि मेरी जो अपनी मूल समस्या है मैं उससे बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि वो जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे। और उनकी समस्या है गाजा, उनकी अपनी समस्या है, दक्षिण लेबनान उनकी समस्या है, हुती उनकी समस्या है, ईरान इसी चक्कर में उसके साथ में उलझा हुआ है। तो ये अब आगे आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा बनेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन 19 के समझौते के बाद ही कुछ यकीन करना लाजमी होगा कि क्या चीजें सामने आती हैं। चले, मैं डॉक्टर साहब समय कम है, लेकिन मैं 30 सेकंड के लिए आना चाहूंगा। तो एक भरोसा करके हम भी एग्जिट कर सकते हैं कि हाँ चलिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, और अब शायद ये चाहे एक बार के लिए ही सही, आगे चाहे इनका तनातनी जारी रह सकती है, लेकिन फिलहाल अमेरिका बाहर निकल करके और हॉर्मुज को खोल सकता है। बिल्कुल सर, मैं मेरे पूर्व वक्ताओं की पूरी बातों से सहमत हूं। उन्होंने जिस तरीके से कहा, वो अमेरिका का मेन एम यही है, वो ये चाहता है कि वो ये जो गल्फ की और इसकी जो मिडिल ईस्ट की जो राजनीति के अंदर वो उलझा हुआ है, और जिस तरीके से उसको बहुत नुकसान हो रहा है। एक तो उसको आर्थिक नुकसान तो हो रहा है, और लेकिन जो ट्रम्प साहब है उनकी फजियत हो रही है उनके देश के अंदर, तो वो यहाँ से निकलकर बहुत सेफ्टी से निकलना चाह रहा है। और मुझे लगता है सर कि ये जो समझौता है ये होगा। लेकिन सर, थोड़ा सी मुझे इतना तो डाउट है कि इजराइल जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, और वो लास्ट में तक यही चाहेगा कि ये समझौता नहीं हो। जी सर। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मोदी ने भी इस बात को लेकर के दुनिया में गंभीर आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं, इसका समझौते का स्वागत करना चाहिए। उम्मीद है शांति और स्थिरता बहाल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर के सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि शांति समझौता का हम सबको स्वागत करना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी, हमें भी उम्मीद करनी चाहिए कि 19 तारीख को एक खुशखबरी आ सकती है, और उससे पहले अगर हॉर्मुज खुलता है तो स्वागत की बात होगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।